धांसू कहानियाँ। प्रिया अपने कॉलेज की एक बेहतरीन टेनिस प्लेयर थी। प्रिया के सामने किसी का भी टिकना लगभग नामुमकिन था। इसी कारण कॉलेज की सभी लड़कियां प्रिया को कुछ खास पसंद नहीं करती थी और हर समय बस उसे नीचा दिखाने के बहाने ढूंढा करती थी। और एक दिन जिस चीज का डर था वही हुआ। जब प्रिया टेनिस की प्रैक्टिस कर रही होती है, उसके स्कर्ट में ब्लड स्टेन लग जाता है, जिसे देखकर वहीं खड़ा एक लड़का प्रिया को इस बात की खबर देने के लिए आवाजें निकालता है। ओए, क्या प्रॉब्लम है तुम्हारी? ये कैसी आवाजें निकाल रहे हो? मैं अच्छी तरह से जानती हूँ तुम जैसे लड़कों को। मैं तो कह रहा था कि वो बड़ा बेशर्म है तू मानेगा नहीं ना? लगता है तमाचा खा के ही मानेगा। ये कहती हुई प्रिया एक तमाचा राहुल के चेहरे पर मारती है। ये तमाचा तुम्हें याद दिलाता रहेगा कि मैनर्स क्या होते हैं। तभी वहाँ कुछ लड़कियाँ आती हैं और कहती हैं, मैडम, दूसरों को मैनर्स सीखने से पहले सैनिटरी नैपकिन साथ लेकर आती तो ज्यादा अच्छा होता। बड़ी आई मैनर्स सिखाने वाली, बड़ी आई हमसे मैच खेलने वाली। प्रिया को कुछ समझ नहीं आता। लड़कियों की बातें सुनकर वो सहम जाती है। माफ करिएगा, यही बात तो मैं कब से बताना चाह रहा था। अच्छा, घबराओ मत, ये लो मेरी जैकेट, तुम खुद को कवर कर लो और यहाँ से सीधा वॉशरूम में जाओ। मैं किसी लड़की को तुम्हारी मदद के लिए भेजता हूँ। आई एम सॉरी। ये कहती हुई प्रिया सीधा वॉशरूम जाती है। प्रिया अपने कपड़े बदलकर वॉशरूम से वापस आती है और राहुल से मिलती है। थैंक्स अ लॉट यार, शायद आज तुम नहीं होते तो वो सब मिलकर मेरा पता नहीं और कितना मजाक उड़ाते। और मैंने ऐसा होने तो नहीं दिया ना, पर तमाचा बड़ी जोर से मारा है आपने। ओह गॉड, आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। बाय द वे, मेरा नाम प्रिया है, मैं कॉमर्स डिपार्टमेंट में हूँ। और तुम? मैं राहुल, साइंस डिपार्टमेंट से। राहुल की ये हरकत प्रिया का दिल जीत लेती है। प्रिया राहुल को पसंद करने लग जाती है। दोनों अब अच्छे दोस्त बन जाते हैं। धीरे धीरे राहुल को भी प्रिया की आदत हो जाती है। दोनों एक दूसरे से बाहर पार्क, तो कभी कॉफी के बहाने, तो कभी डेट पर मिलने लगते हैं। दिन ऐसे ही बीतते जाते हैं और दोनों अपनी पढ़ाई पूरी करके अलग अलग शहर में जॉब करने लगते हैं। एक दिन राहुल प्रिया को कॉल करता है और कहता है, मेरे घर वाले मेरी शादी की बातें कर रहे हैं, पर मैं किसी और से शादी नहीं करना चाहता प्रिया। तुम्हारी भी पढ़ाई ऑलमोस्ट कंप्लीट ही हो चुकी है, तो मैं कह रहा था कि विल यू मैरी मी? मैं तो पता नहीं कब से इस दिन का इंतजार कर रही थी राहुल और प्रिया की शादी हो जाती है। राहुल एक छोटे से गांव में पला बड़ा लड़का था। उसका परिवार आज भी पुराने रीति रिवाजों और संस्कारों को मानने वाला था। शादी करके राहुल प्रिया को अपने साथ अपने गांव के घर में ले आता है। गणेश चतुर्थी का समय था। गांव में चारों तरफ गणेश जी की मूर्तियां बन रही थी, पंडाल बंध रहे थे। बाजार की रौनक देखकर प्रिया अपनी ननद से कहती है, यहाँ पर गणेश चतुर्थी कुछ ज्यादा ही धूमधाम से होती है। हमारे यहाँ तो इतने बड़े पैमाने पर कभी भी गणेश चतुर्थी नहीं हुई। हाँ भाभी, हमारे गांव में तो सब मिलकर गणेश पूजा मनाते हैं। हम भी तो गणेश जी को घर लेकर आते हैं। पूरे 10 दिन पप्पा को मोदक चढ़ाते हैं। क्या बताओ भाभी, क्या स्वादिष्ट मोदक बनाती है माँ। मोदक की याद आते ही मेरे मुंह में तो पानी आ गया। इस बार अपनी भाभी के हाथों के मोदक खाना बिटिया, क्योंकि अब से रसोई तेरी भाभी जो संभालने वाली है स्नेहा। अगले ही दिन गणेश चतुर्थी का दिन होता है। सब धूमधाम से गणेश जी की मूर्ति घर पर लाते हैं और पूजा करते हैं। प्रिया रोज दिल लगाकर गणेश जी के लिए प्रसाद बनाती और भोग लगाती। पूजा के चौथे दिन जब प्रिया उठती है तो उसे पता चलता है कि उसे पीरियड्स हो गए हैं। घर पर तो बस एक ही सैनिटरी नैपकिन है, जो पता नहीं कितनी देर तक काम आएगा। कोई बात नहीं, पहले सबका नाश्ता और प्रसाद बना लेती हूँ, फिर देखा जाएगा। प्रिया नहा धोकर रसोई में जाती है। घर पर सभी लोगों को नाश्ता बनाकर खिलाती है। सबको नाश्ता देने के बाद प्रिया रसोई में प्रसाद बनाने की तैयारी करने लगती है। धीरे धीरे प्रिया के कमर में दर्द होने लग जाता है। कमर में बहुत दर्द हो रहा है। मम्मी भी तो बाकी कामों में लगी हुई है। हे भगवान, कैसे भी करके ये प्रसाद बनवा दे। प्रिया पूरा प्रसाद बना लेती है, पर वो प्रसाद बनाने में इतना ज्यादा मग्न हो जाती है कि उसे ये भी नहीं पता चलता कि उसकी साड़ी पर खून का दाग लगा है। वो सारे प्रसाद को एक थाली में सजाकर घर के बरामदे में जाती है, जहाँ गणेश जी की मूर्ति स्थापित की गई थी।
सुषमा आंखें बंद करके पूजा में मग्न थी। प्रिया प्रसाद रखकर वापस जाने लग जाती है, पर तभी स्नेहा की नजर उसकी साड़ी में लगे दाग पर पड़ जाती है। हे भगवान, क्या अनर्थ कर दिया भाभी तुमने। आपने माहवारी के समय भगवान का प्रसाद बना लिया और लाओ शहर की लड़की को बहू बनाकर। देख रही हो ना माँ। स्नेहा की आवाज सुनकर सुषमा फौरन पूजा से उठ खड़ी होती है। हे भगवान, ये क्या पाप हो गया। अरे बुद्धिहीन, माहवारी के समय तूने भगवान का प्रसाद छुआ कैसे? छुआ कैसे? मम्मी जी, मैंने तो पीरियड आने के बाद ही प्रसाद बनाए हैं। सत्यानाश, तुम माहवारी में रसोई घर में चली गई। हे भगवान, अनर्थ कर दिया इस लड़की ने। अब पूरे घर को पवित्र करना पड़ेगा, फिर कहीं जाकर दोबारा प्रसाद बनाऊंगी। पता नहीं अब तो भगवान को भोग लगेगा भी या नहीं। पहले तो तू इसे घर के बाहर वाले कमरे में ले जा। स्नेहा सुषमा को एक अंधेरे कमरे में ले जाती है, जहाँ ना बत्ती होती है और ना ही पंखा। स्नेहा के पीछे पीछे सुषमा भी उस कमरे में आ जाती है और कहती है, अब से तू इसी कमरे में रहेगी। चटाई देख रही है, इसी चटाई पर तुझे सोना है और तेरा खाना स्नेहा या मैं कमरे के बाहर रख जाया करेंगे। ये सब आप क्या कह रही हैं मम्मी जी? एक माहवारी के कारण आप मेरे साथ ऐसा अछूतों सा व्यवहार कैसे कर सकती हैं? ये बहुत गलत कर रही हैं आप। मुझे मत सिखा, मैं क्या सही कर रही हूँ क्या गलत। ये नियम कायदे सदियों से चले आ रहे हैं और तुझे इन्हें मानना ही होगा। अब से जब तक तेरी माहवारी खत्म नहीं हो जाती, अपने खाने के बर्तन धोना, कपड़े धोना, नहाना, सब कुछ तू खुद ही करेगी यहीं पर। सुषमा की बातें सुनकर प्रिया को कुछ समझ नहीं आता। उसे इस तरह पीरियड्स के दौरान अछूता कभी महसूस ही नहीं कराया गया। उसकी माँ ने भी कभी उसे पीरियड्स में किचन में जाने की मनाही नहीं की थी, इसलिए ये सब उसके लिए बहुत ही नया और अजीब था। ऐसे ही 2 दिन बीत जाते हैं। सुषमा सुबह सुबह आंगन में जाती है, जहाँ वो देखती है कि प्रिया कुएं से पानी निकाल रही है। वो ये बात जाकर अपनी माँ को बता देती है। वाह माँ, मुझे तो माहवारी में कभी तुम कुएं के पास भी नहीं भटकने देती। बहू आई नहीं कि सब रीति रिवाज ही बदल गए। ये क्या कह रही है तू? अगर जो तू कह रही है सच हुआ तो आज से इस घर में बहुरिया रहेगी या मैं। सुषमा गुस्से से आंगन में जाती है, जहाँ प्रिया पानी भर रही होती है। अरे राम राम राम, ये क्या कर दिया तूने बहुरिया? तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे कुएं को हाथ लगाने की? पर आपने ही कहा था ना माँ जी कि अपना काम तुम खुद करोगी, तो मैं तो खुद बस नहाने का पानी ले रही थी। सुषमा गुस्से से पानी से भरी बाल्टी को लात मारने के लिए जैसे ही पैर उठाती है, उसके कदम डगमगा जाते हैं और वो गिर पड़ती है। सुषमा फौरन अपनी सास को उठाती है। अरे गंदे हाथों से मुझे मत छू, मैं खुद को संभालना जानती हूँ। मम्मी जी, अभी आपकी तबीयत ठीक नहीं है, घर पर कोई भी नहीं है। अगर मैं आपको कमरे तक लेकर नहीं जाऊंगी तो कौन जाएगा? आप कमरे में चलिए, मैं अभी डॉक्टर को फौरन लेकर आती हूँ। माताजी, आपकी कमर में बहुत ज्यादा चोट आई है, कम से कम 1-1.5 महीना लगेगा आपको ठीक होने में। तब तक आप कोई काम नहीं कर सकती। 1-1.5 महीना? अरे डॉक्टरनी साहिबा, मेरी बहू माहवारी में है, उस समय वो रसोई में जाकर मेरे लिए खाना बनाएगी? कभी नहीं। ऐसा खाना खाने से अच्छा तो मैं मर ही जाऊं। सुषमा जी, आप ये सब क्या बातें कर रही हैं? मैं भी एक औरत हूँ, पर एक डॉक्टर भी हूँ। भले ही आपकी माहवारी बंद हो गई है, पर कभी आपको भी तो माहवारी हुआ करती होगी। आपको तो ये सब समझना चाहिए कि ये बस एक क्रिया है जो शरीर करती है। पहले जमाने में औरतों को बस इसलिए रसोई में जाने से मना किया जाता था ताकि उनके शरीर को आराम मिल सके। इसके अलावा इसके पीछे और कोई कारण नहीं है। माहवारी में कोई औरत अशुद्ध नहीं होती। हाँ माँ जी, डॉक्टर साहिबा सही कह रही हैं। मैं तो आपको बस यही समझाना चाहती थी। प्रिया दिन रात अपनी सास की सेवा करती है और 1.5 महीने के बदले 15 दिन में सुषमा ठीक होकर चलने लगती है। मुझे माफ कर दे बहू, मैं आज तक इन दकियानूसी बातों को मानती रही और तुम पर थोपती रही, पर तू बिना कुछ कहे सब कुछ सुनती भी रही। पर आज मुझे एहसास हुआ है कि माहवारी आना कोई बुरी बात नहीं, इससे तो वंश वृद्धि होती है। अब अगर तुझे कभी भी माहवारी आए तो ज्यादा काम मत किया कर, मैं हूँ ना। धासु कहानियाँ।